सारा देश चांद पर भारत की जीत का जश्न मना रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इसरो। और ये है चांद की जमीन पर भारत के निशान जो वहां हमेशा रहेंगे। ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। चंद्रयान के लैंड होने के साथ ही भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। और चांद पर जाने वाले देशों में हम 4th नंबर पर हैं। इंडिया इज रॉकिंग। इसरो के वैज्ञानिक जिन टीचर्स से पढ़े उन टीचर्स को डेडिकेटेड एक मैसेज बहुत वायरल हुआ। उसमें लिखा था, कोई शिक्षक हजारों बार अपनी कक्षा में पहुंचा होगा तब जाकर चंद्रयान चांद पर पहुंचा है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ टीचर की मेहनत रंग नहीं लाती। मेहनत तभी रंग लाती है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मेहनत करें और जम के मेहनत करें, तभी चंद्रयान के चांद पर जाने जैसी घटनाएं घटित होती हैं। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास, आपके सितंबर एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए थोड़ा बूस्ट अप कर देते हैं आपकी प्रिपरेशन को पहले सैंपल पेपर से। सितंबर 2023 सैंपल पेपर 1। 7 चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 9, 10 एंड 12। ये चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, नई बुक के हिसाब से ये चैप्टर्स हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सितंबर एग्जाम में हाफ ईयरली आपकी लगभग हाफ बुक आती है। जुलाई वाला भी पेपर आएगा और इसमें चैप्टर्स और इंक्लूड हो गए हैं। कौन कौन से? चैप्टर 3 और चैप्टर 9, चैप्टर 4 तो शायद आप पहले कर चुके हैं, और अगर नहीं कर चुके तो कोई बात नहीं। अब सितंबर एग्जाम में आपको ये 7 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं। मैंने सैंपल पेपर बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे जुलाई के लिए बनाए थे। एक बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सितंबर की जो 3 वीडियो आएंगी, जिनमें से पहली वीडियो आप आज देख रहे हैं, उनके साथ साथ अगर आप जुलाई वाले सैंपल पेपर भी कर लेंगे तो आपकी तैयारी एकदम टकाटक हो जाएगी। ओके, सितंबर एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है जुलाई वाले एग्जाम से। 90 मिनट का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क, 11 to 12 कैरी 2 मार्क्स, 13, 14 3 मार्क्स, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। ओके, पहले 10 क्वेश्चंस में हमें सिर्फ टिक लगाना है। बहुत ही आसान पेपर है, बस नोटबुक और पेन लेकर आपको जरूर बैठना है ये वीडियो देखते वक्त। और जैसे ही आप कोई इंपॉर्टेंट बात सुने, वीडियो को पॉज करें और उसे नोटबुक में लिख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं है? अप्रिमेय संख्या नहीं मतलब जो प्रिमेय है। और प्रिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? p/q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम प्रिमेय यानी रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए, जो नंबर्स कभी खत्म नहीं होते और कभी रिपीट नहीं होते उनको हम अप्रिमेय संख्या कहते हैं, यानी इर्रेशनल नंबर। तो ये तो है अप्रिमेय संख्या। √2 अप्रिमेय संख्या होती है। √7 भी अप्रिमेय संख्या होती है। तो 5/√7 भी अप्रिमेय संख्या होगी। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन कैसे? ऐसे कैसे? √4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2, और 5 2 10। 10 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 12। और 12 कैसी संख्या है? परिमेय, क्योंकि 12 को लिखा जा सकता है 12/1। ओके, सो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, √7 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल है।
वर्गमूल 7 बहुपद अगर है तो इसकी घात क्या होगी? एक बात हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट की घात हमेशा 0 होती है। √7 की घात बनेगी 0। क्यों बनेगी? क्योंकि √7 को आप लिख सकते हैं √7 x की पावर 0। ओके, यहां पर x की पावर 0 है, इसीलिए आंसर विल बी 0। अगर आपसे 7 की घात पूछ ली जाती, सिर्फ 7 की, बहुपद ना लगा होता, तब 7 की घात होती 1/2, क्योंकि अंडर का मतलब कितना होता है? 1/2। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। बहुत ही अच्छा आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। नेम ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने से जो 4 भाग बनते हैं उनका नाम पूछा गया है, तो उनका नाम क्या होगा? देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और पार्ट बने ये 1 2 3 4, इनका नाम होता है चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट्स। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये होता है सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर होगा? एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उसकी एक खास बात जल्दी से नोट कर लीजिए कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इन चारों में वो देख लीजिए जिसमें वाई 0 है और वाई 0 यहां है, इट मीन्स सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, x + 2y = 6 का हमें सॉल्यूशन बताना है। बिल्कुल आसान सी बात है, जो ये आपको 4 आंसर दे रखे हैं ना, इनमें से ठीक तो एक ही है, आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या कीजिए, पहला नंबर x और दूसरा नंबर y के प्लेस पर पुट कर दीजिए। अगर राइट साइड आ जाए तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। देखिए, x + 2y = 6, आपको x के प्लेस पर 2 लिखना है, y के प्लेस पर 2 लिखना है और लेफ्ट साइड को सोल्व करना है। ये देखिए, x के प्लेस पर आपने 2 लिखा, यहां y था, y के प्लेस पर 2 लिखा, बाकी किसी को कुछ नहीं कहते हम, प्लस का प्लस 2 × ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज यहां से। ओके, अब बताइए, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, क्या राइट साइड आ गई? इट मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, अगर आप इन तीनों में से कोई भी वैल्यू इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे तो 6 बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल अच्छा सवाल। 5 = 2x को ax + by + c = 0 के रूप में अगर लिखा जाए तो c की क्या वैल्यू होगी? ध्यान से देखिए, हम a b c सबकी वैल्यू बता देंगे, ध्यान से सुनना। 2x इधर और 5 इधर, अगर मैं 2x और 5 की पोजीशन चेंज कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, 5 = 2x को मैंने लिख दिया 2x = 5, प्लस का 5 लेफ्ट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। अब मुझे इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है, ax + by + c = 0। a कौन है? x का कोफिशिएंट, यहां x का कोफिशिएंट कौन है? 2, इट मीन्स a की वैल्यू क्या है? 2। y का कोफिशिएंट b होता है, लेकिन हमारे पास y तो है ही नहीं, यानी b की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो टर्म होती ही नहीं उसकी वैल्यू 0। और c क्या होता है? जिसमें ना x ना y यानी कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है? -5। इसलिए c की वैल्यू -5, आपसे c की वैल्यू पूछी गई है तो आंसर विल बी a। ओके, -5। लेकिन अगर एक स्टूडेंट आकर मुझसे कहे कि मुझे ये चेंज नहीं करने, मुझे 2x को उस साइड नहीं ले जाना, कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे लिखिए, 5 = 2x, आप 2x को इधर ले आइए, प्लस का 2x इधर आकर
माइनस में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब सी क्या होता है, जिसमें ना एक्स हो और ना वाई। यहां पर कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें ना एक्स है ना वाई, वो है 5। उस केस में सी की वैल्यू 5 होगी। लेकिन यहां पर क्योंकि 5 कहीं ऑप्शन में नहीं है, अगर 5 होता तो हम 5 लगा देते, -5 था तो हमने -5 लगा दिया, और दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेंगे। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और अगर दोनों ऑप्शन मिल भी जाएं तो किसी भी एक को टिक कर देना, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा का नाम हमें बताना है। कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? बताइए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन वही हैं जो पिछली बार आए थे, मूल बिंदु, वाई अक्ष, एक्स अक्ष और चतुर्थांश। इन्हीं में से एक आंसर है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, बता सकते हैं? ये देखिए, होराइजन। होराइजन क्या होता है? दूर ऐसी जगह जहां जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे होराइजन कहते हैं, यानी क्षितिज। और इसी से बना है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी लाइन है? एक्स। तो आंसर विल बी पी, एक्स अक्ष। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स अक्ष कहेंगे, और ये वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु क्या होता है? ये वाला पॉइंट मूल बिंदु होता है जहां एक्स और वाई अक्ष काटते हैं। चतुर्थांश क्या होता है? ये जो 4 पार्ट बन गए, इनका नाम चतुर्थांश होता है। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 3 असंरेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? यानी ये 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप इनमें से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से होता हुआ जाए, आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल आसान सवाल है, सिर्फ एक। क्योंकि अगर आपने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया तो वो इसके ऊपर ही आएगा, और अगर आप कहीं और कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इन बाकी पॉइंट से पास नहीं होगा। तो जब भी 3 पॉइंट्स आ जाएं और आपको सर्कल ड्रॉ करना हो, तो आप सिर्फ एक और एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं और हमें उसका परिमाप ज्ञात करना है। अब बताइए, परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर, सम ऑफ 3 साइड्स। इन तीनों साइड्स को आप ऐड कर लीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर, यानी ए इज करेक्ट आंसर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट है। यहां आपके इस क्वेश्चन को जब आप समझ लेंगे तो एक बहुत अच्छी सी बात आपको समझ में आ जाएगी। वो क्या? कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं ए बी और सी डी उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, तो आप उन जीवाओं के बारे में क्या कह सकते हैं? कि अगर कोण बराबर हैं तो जीवाएं बराबर होंगी या नहीं, या कोई एक जीवा बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो कौन सी जीवा बड़ी होगी? बड़ी ही सिंपल सी बात, सर्वांगसम। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्वांगसम का क्या मतलब होता है? ध्यान से देखिए, सर्व अंग समान। सर्व अंग समान का मतलब जिसके सारी चीजें बिल्कुल सेम हो, यानी एक तरह से फोटोकॉपी। ये एक सर्कल है और ये इसकी फोटोकॉपी है, बिल्कुल दोनों दिखने में एक जैसे, और इन दोनों ने सेंटर पर बिल्कुल सेम कोण बना दिए। अब हमें बताना है ये ए बी और ये सी डी, इनकी क्या खास बात होगी? अरे बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर दो सर्कल बिल्कुल सेम हैं दिखने में तो रेडियस भी उनकी बिल्कुल सेम होगी, और अगर रेडियस सेम है और ये वाला एंगल भी उन्होंने सेम दे रखा है, तो जीवाओं को तो बराबर होना ही पड़ेगा, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। देखिए,
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? कोई भी एक अपरिमेय संख्या बता दीजिए। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, √2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी असत्य। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु 3, 4 एंड 4, 3 क्या ये समान होंगे या नहीं होंगे? समान 2 पॉइंट सिर्फ तब होते हैं जब वो एक ही पोजीशन पर हों। तो इन पॉइंट्स को अगर हमें समान चेक करना है, इक्वल चेक करना है, तो हम इनकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे। बिंदु 3, 4 और ये 4, 3, इन्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे हमने ग्राफ पे बनाया। 3, 4 का क्या मतलब है? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये है x3, यहां से ये y की वैल्यू 4। 4, 3 का क्या मतलब है? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये वाली वैल्यू 4 है, ये वाली वैल्यू 3। इन दोनों की पोजीशन अलग अलग है, यानी ये दो पॉइंट्स बिल्कुल भी सेम नहीं है। और इसने क्या कहा है? सेम है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, यदि त्रिभुज का परिमाप 300 मीटर है और इसकी दो भुजाएं 100 मीटर और 140 मीटर हैं, तो हमें बताना है त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। देखिए, अगर पेरीमीटर की वैल्यू 300 मीटर है और दो भुजाएं दे रखी हैं, तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि आप टोटल में से 2 साइड्स को माइनस कर दीजिए, थर्ड साइड आ जाएगी। देखिए कैसे। ये एक ट्रायंगल है, एक साइड 140 मीटर, एक साइड 100 मीटर, और इन दोनों का सम 240। टोटल में से आप 240 को माइनस कर दीजिए, 60 मीटर। ओके, थर्ड साइड विल बी 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताना है। कोर्ड ऑफ सर्कल सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है? बताइए, पता है आपको? कोर्ड ऑफ सर्कल सबसे बड़ी होती है व्यास यानी डायमीटर। ये सर्कल है, इसमें ये सबसे बड़ी कोर्ड जीवा क्या होती है? सर्कल के सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली कोई भी लाइन जीवा होती है। जैसे आप ऐसे मिला दें, ये भी एक जीवा है, ऐसे मिला देते हैं तो ये भी एक जीवा है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी कोर्ड होती है डायमीटर यानी व्यास। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी बिंदु का भुज 5 है और वह बिंदु x अक्ष पर स्थित है। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया है हमने, जो पॉइंट्स x एक्सिस पर होते हैं उनका y 0 होता है। देखिए एब्सिस साइज ने दे रखा है, यानी भुज हमारे पास है 5 और y कोऑर्डिनेट होगा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है? x एक्सिस पर है, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और पॉइंट विल बी 50। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 0.6 बार को p/q की फॉर्म में लिखेंगे। ये 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के किए हैं हमने। स्टार्टिंग में शायद 1 to 10 लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, देख लेंगे उसे बाद में, जो भी पैटर्न है। अब यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन 15 तक खत्म हो गए हैं। इसमें हमने फिलअप्स भी कर लिए, ट्रू फॉल्स भी कर लिए, MCQs भी हो गए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है 0.6 बार को p/q की फॉर्म में लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने नंबर को x के इक्वल मानिए, जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उसे बार बार लिखिए। 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, उन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार का मतलब आप 6 को 3-4 बार लिख लीजिए और बार को हटा दीजिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ ये लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। x को 10 से गुणा किया 10x, इसको जब आप 10 से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल राइट साइड उतने ही प्लेस चला जाएगा जितनी 0 होंगी। अब 10 में 1 0 होती है, इसलिए डेसिमल 1 डिजिट आगे चला गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10x में से 1x को आप माइनस करेंगे 9x आएगा, और इस नंबर में से जब आप ये नंबर माइनस करेंगे तो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद ये दोनों ही नंबर्स 6 6 लिखे हुए हैं, तो ये वाला पोर्शन 0, और 6 में से जब 0 जाएगी तो क्या बचेगा 6। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू 2/3। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हमें ये होल स्क्वायर ओपन करना है। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जिसे ये रूल याद है तो समझो उसका सवाल हो गया। कैसे? इस रूल को आपको समझ कर याद करना है। कैसे समझना है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, ओके। फिर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, प्लस 2 सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, प्लस 2 थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ओके। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकेंड टर्म 2y, थर्ड टर्म -4z, ओके। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। जब आप x का स्क्वायर लिखेंगे ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप 2y का लिखेंगे और आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो आपका क्वेश्चन गलत। इसलिए यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाएं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है कि ये स्क्वायर 2 का भी है और y का भी, ओके। थर्ड टर्म में साइन साथ लिखा जाएगा, जो माइनस का है वो माइनस उसके साथ ही आएगा। -4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर बिल्कुल तैयार है। x स्क्वायर एज इट इज 2y होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 4 जा 16 z स्क्वायर, और माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 2 2 जा 4, x और y की मल्टीप्लाई xy, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और साथ में yz ये लिख दिया, प्लस माइनस अगेन माइनस। 2 4 जा 8xz, 8xz माइनस का, और इसी के साथ ये आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें बताना है ये एंगल 55, ये एंगल 45, हमें बताना है कि एंगल BCD की क्या वैल्यू होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, इसकी एक प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। आप पैरेललोग्राम की तरह कह नहीं सकते कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। और एक बात इस सवाल को करने के लिए आपको आनी चाहिए, क्या? देखिए ये एक सर्कल है, ये एक कोड है, जीवा, ये वृत्त और ये उसकी जीवा। इस जीवा ने इस वृत्त को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बड़े पार्ट को कहा जाता है मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे पार्ट को कहा जाता है माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड, ओके। अब मैंने आपको सेगमेंट की बात क्यों बताई? क्योंकि यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक ही वृत्तखंड का क्या मतलब है? ये एक जीवा है, इस जीवा ने वृत्त की परिधि पर कोण A बनाया, फिर एक दूसरा कोण बनाया D, तो ये दोनों एंगल्स हमेशा हमेशा इक्वल होंगे, ओके। और सिर्फ इन दो की बात नहीं है, अगर आप यहाँ एक और एंगल बना ले तो ये भी वही आएगा, एक और बना ले ये भी वही आएगा। अगर आप बिल्कुल किनारे पर जाकर बना लें तो भी ये एंगल्स इक्वल ही होंगे, ओके। अगर ये, जैसे ये देखिए एक और एग्जांपल है, ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, ओके। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये स्टेटमेंट का डायग्राम है, ये एक जीवा है, इस जीवा ने यहां पर 55 डिग्री बनाया, ओके। और इसी जीवा ने यहां कितना कोण बनाया, यानी ये वाला एंगल भी कितना होगा 55 डिग्री, अंडरस्टैंड।
और ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये टोटल यहां से यहां तक कितना एंगल बनेगा? सिंपल, 55 प्लस 45 यानी 100 डिग्री। और अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अब बता दीजिए, अगर ये 100 है तो सामने वाला 80। सवाल खत्म। देखिए कैसे लिखना, कैसे है आपको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डीबीसी, इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, और एंगल डी बी सी यानी ये 55 डिग्री क्यों इक्वल है? एक ही वृत्तखंड के कोण। अब एंगल डीबीसी 55 है तो 1 भी कितना हो गया? 55। एंगल डीएबी इज कंप्लीट, डीएबी इस कंप्लीट एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल बीएसी, इन दोनों का सम। एंगल 1 की वैल्यू यहां से 55, ये 45 गिवन है, दोनों का सम 100। ओके, बट एंगल डीएबी प्लस एंगल बीसीडी 180 होते हैं। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, डीएबी की वैल्यू 100 यहां पर आप पुट कर देंगे, एज इट इज एज इट इज। ओके, प्लस का 100 राइट साइड आकर माइनस के 100 में चेंज हो जाएगा, और 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। आप इसकी स्टेटमेंट को देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई भी बात नहीं है, दो सर्कल हैं और इस तरह से हैं कि उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल की रेडियस 5 है और एक सर्कल की रेडियस 3 है। हमें बताना है कि उनकी कॉमन कोड उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। ये देखिए, 5 सेंटीमीटर का सर्कल, 3 सेंटीमीटर का सर्कल, और ये इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? अब आप एक बात बताइए, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। AO क्या वैल्यू है? 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, AO 5 सेंटीमीटर, AO का स्क्वायर बता दीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, यहां लिख दिया। AO डैश, AO डैश ये वाला पोर्शन कितना है? 3 सेंटीमीटर, ये इस सर्कल की रेडियस है। ओके, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। सिमिलरली OO डैश, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4, और 4 का भी आपको स्क्वायर करना है 16। यानी जो 3 साइड्स आपको गिवन थी, आपको उनके स्क्वायर्स कर लेने हैं। क्या मिलेगा इससे? देखिए, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम 9 प्लस 16 25 आ गया। दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। यानी यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इसका कन्वर्स क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम तब लगती है जब ट्रायंगल राइट एंगल हो, तब एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाली बात सच होती है। और इसके कन्वर्स का मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल में एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ट्रू हो जाए तो वो ट्रायंगल 110% राइट एंगल होगी। यानी ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ओके, एंगल AO डैश O यानी ये वाला ऊपर वाला एंगल AO डैश O इज इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से। कन्वर्स का मतलब होता है विलोम। सिमिलरली नीचे वाला जो एंगल है BO डैश O, इसे भी हम 90 डिग्री लेकर आ सकते हैं। अब एक बात बताइए, ये कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल यहां 90 यहां 90, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। इस एंगल का नाम आएगा AO डैश B। और अगर कोई एंगल 180 डिग्री होता है, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। AO डैश B इज ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है जिसका मध्य बिंदु O डैश है। अब आप बिल्कुल फोटो देख के बता सकते हैं, अगर ये एक सीधी लाइन है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो इस
वृत्त की त्रिज्या क्या थी 3, यहां भी 3। हमें क्या चाहिए कॉमन कोड यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो कि AB है, और AB कैसे आएगी 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर। इस AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि दिस। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ये एक वृत्त है, O केंद्र है, A B C D 4 पॉइंट है। यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल AOB की वैल्यू 60 डिग्री, एंगल BOC की वैल्यू 30 डिग्री आपसे ये पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक लाइन वाली थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, सवाल बिल्कुल सेकंड्स में सोल्व हो जाएगा। क्या? सर्कल के सेंटर पर किसी आर्क ने जो एंगल बना दिया, अगर हम उसका हाफ कर देंगे तो सरकमफ्रेंस का एंगल आ जाएगा। अगर आपको सरकमफ्रेंस पर एंगल दे रखा है, आप उसका डबल कर दीजिए तो सेंटर का एंगल आ जाएगा। अब ये टोटल एंगल कितना है 60 + 30 90, हाफ कर दीजिए 45, सवाल खत्म। सेंटर पर 90 डिग्री है तो वही आर्क, देखो आर्क वही है, सेम आर्क ने सरकमफ्रेंस पर एंगल बना दिया तो सरकमफ्रेंस वाला एंगल हाफ होता है, 90 का हाफ 45 डिग्री। लेकिन आप इसे लिखेंगे कैसे? हम इसे लिखेंगे, पहले आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए। हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगना होता है। अगर आप ये वर्ड केंद्र पहले लिखेंगे तो आपको दुगना लिखना है, और अगर आप यहाँ शेष भाग यानी परिधि वाला पोर्शन पहले लिख देंगे तो यहाँ आधा लिख देना। ओके, देखिए कैसे, ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनेगा 50, और अगर सरकमफ्रेंस यानी परिधि वाला कोण 50 डिग्री दे रखा हो और आपसे केंद्र वाला पूछ लिया जाए तो 50 का डबल कर देना 100 डिग्री। हमारे पास ये डायग्राम है। अब की बार आर्क यहां से है, उधर से ऊपर की तरफ से, यहां आर्क कहां थी यहां से। इस आर्क ने एंगल बनाया 60 + 30 90, तो ये एंगल ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा 45। लिखना आपको ऐसे पड़ेगा क्योंकि नंबर लेने के लिए जब तक आप कुछ लाइन्स लिखेंगे नहीं तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये गिवन है जो दे रखा था, स्टेटमेंट से ही लिख दिया गया है। एंगल AOC यानी एंगल AOC क्या होगा, इन दोनों का सम 60 + 30 90 डिग्री। ये थ्योरम आप यहाँ लिख दीजिए। हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी डबल एंगल ADC। इस एंगल का अगर डबल कर दिया जाए तो आपके पास सेंटर वाला एंगल आ जाएगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। एंगल AOC की क्या वैल्यू है 90 डिग्री, ये देखिए एंगल AOC 90 डिग्री और 90 का हाफ 45 डिग्री, सो एंगल ADC इज इक्वल टू 45। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, 19, 20, 21, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए कैसे, कार्तीय तल में ये 3 बिंदु हमें बनाने थे, 3 पॉइंट्स बनाने हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक स्केल, एक पेंसिल चाहिए। y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कीजिए। जो पॉइंट आपसे पूछे गए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है -2, यानी x की वैल्यू -2 चाहिए और y की वैल्यू 5। ये देखिए x का -2 कहाँ है, यहाँ ये रहा, और y का 5 ये। तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट सीधी डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या प्लॉट करना है 3 - 1। 3 - 1 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। अब देखिए x 3 कहाँ है, इस साइड ये रहा, और y का -1 ये है। तो यहाँ से जब आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास सेकेंड पॉइंट आ जाएगा 3 - 1। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं 0 - 4। अब देखिए x की वैल्यू 0 यानी x देखना ही नहीं, y को देखिए आप सिर्फ -4। y -4 कहाँ है, यहाँ।
तो यही पॉइंट हो जाएगा -4, यही पॉइंट, यही आप लिख देंगे 0 -4। वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, राइट फॉर्मूले। मैंने ये अब क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23 ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और मैंने इसमें ये एक क्वेश्चन रूल्स का डाल दिया है ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएं। देखिए, x प्लस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये सभी रूल्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको याद है तो यहाँ वीडियो को पॉज करें और एक बार उन्हें नोटबुक में ज़रूर लिखें और फिर मैच करें, पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक है। और अगर कहीं मिस्टेक नहीं है तो अपने आप को शाबाशी दें, किसी और का वेट ना करें कि कोई और आकर आपको शाबाशी देगा। पहला फॉर्मूला x प्लस वाई क्यूब कैसे ओपन होता है? ये क्यूब x को भी मिल जाएगा यानी x क्यूब, y को मिल जाएगा यानी y क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, फिर जब माइनस की बात आती है तो आपको इन सभी जगह क्या लगा देना है? माइनस। ये और बात है कि जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा -3x² प्लस 3xy²। ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस का प्लस जरूर बनेगा, लेकिन लर्न करने के लिए प्लस वाले फॉर्मूले में सारा प्लस, माइनस वाले फॉर्मूले में सारा माइनस। ओके, अब बात आ गई डबल थ्री में क्या होता है? डबल ब्रैकेट होती हैं, साइन भी डबल होते हैं और पहली ब्रैकेट में वो आता है जिसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया। प्लस का फॉर्मूला तो प्लस, माइनस का फॉर्मूला तो माइनस। ओके, अब क्योंकि साइन तो दो आने हैं, प्लस आ चुका, माइनस आएगा तो वो माइनस आएगा एक्स वाई के साथ। स्क्वायर वाली टर्म के आगे आपको माइनस नहीं लगाना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और एक गलती जो इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा होती है, बच्चे यूं कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ 2xy आएगा, 3xy आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो आज आप इस बात को अच्छी तरह से याद कर लें कि यहाँ पर ना तो 2 आएगा ना 3, सिंपल -xy। ओके, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये दोनों 3, इन दोनों 3 की लड़ाई हो गई और दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, तो 3 बचा ही नहीं, आएगा कहां से बताइए? माइनस के फॉर्मूले में पहली ब्रैकेट में माइनस आ चुका है तो आगे सभी जगह प्लस आएगा। ओके, और 2 3 हैं इसीलिए ब्रैकेट भी 2 आएंगी, एक 3 था इसीलिए ब्रैकेट भी 1 आई है। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिन्हें बना के बच्चे इन रूल्स को लर्न करते हैं। आप अपनी तरफ से कोई नई बातें बना सकते हैं और इन्हें लर्न कर सकते हैं। और ये लास्ट फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ध्यान दें, ना 2 है मल्टीप्लाई में ना 3 है। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन की चॉइस में स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का मतलब है आपको यहाँ रेक्टेंगल्स, आयत बनानी है जिनकी लंबाइयाँ अलग अलग होंगी, तो उसके लिए आप इस टेबल को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। देखिए कैसे, ये तो एज इन ईयर्स, ये तो बच्चों की एज है और यहाँ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी 1 से 2 साल के 5 बच्चे हैं, 2 से 3 साल के 3 बच्चे हैं। ये पार्क में जो बच्चे खेल रहे थे उनका डाटा इकट्ठा किया गया है, हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखिए, पहले हम टेबल से रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करके आएंगे कि रेक्टेंगल कितनी विड्थ, एक तरह से रेक्टेंगल कितनी चौड़ी बनेगी। एज लिखी स्टेटमेंट में से, नंबर ऑफ चिल्ड्रन f होती है ये वैल्यू, ये यहां तक की स्टेटमेंट है। 2 कॉलम नए बने हैं जिसमें पहला कॉलम है चौड़ाई का यानी विड्थ। अब आप देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, आपको इन्हें घटाना है। 7 - 5 2, 10 - 7 3, 15 - 10 5 और 17 - 15 2।
हमने इन्हें घटा दिया, इसको तो बोला जाता है W। और फिर रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करने के लिए ये एक फॉर्मूला है जिसे आप याद रखेंगे, F/W मल्टीप्लाई लोअर विड्थ। F क्या है स्टेटमेंट में, W क्या है जो अभी आपने कैलकुलेट की, और लोअर विड्थ का क्या मतलब है, इस विड्थ में सबसे छोटी वैल्यू जो कि 1 है। ओके, अब बताइए F/W का मतलब F/W यानी 5/1 मल्टीप्लाई 1, ये वाली वैल्यू सब जगह सेम रहेगी। अंडरस्टैंड, ये बदलते जाएंगे 5/1, 3/1, 6/2, 12/2 ऐसे। ओके, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करनी थी, और जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब इस टेबल में सिर्फ 2 कॉलम काम के हैं, कौन कौन से, एक तो ये पहला और एक ये आखिरी। इन दोनों कॉलम से हम बड़े आराम से हिस्टोग्राम बना सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने उस टेबल में से ये 2 कॉलम यहां लिख लिए। अब बताइए, अगर 1 से 2 है तब रेक्टेंगल की लेंथ है 5। अब देखिए यहां मेरा डाटा जो ग्राफ है उसमें मैंने 2 4 6 से 10 का डिस्टेंस लिया है। आप चाहें तो 1 2 3 4 ऐसे आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आपका ग्राफ पेपर बड़ा होगा। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने 2 4 6 8 ले लिया। और यहाँ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे प्लॉट कैसे करना है, देखिए 1 से 2 में 5, 0 और 2 के बीच में 1 होगा, और ये रहा 2। 1 से 2 के बीच में जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट 5 है। अब देखिए 5 कहाँ है, यहाँ, तो आपको अपने स्केल का यूज करते हुए ऐसे, और यहाँ आप लिख देंगे 5, 1 से 2। ओके, उसके बाद है 2 से 3 में 3 हाइट, ये 2 और 3 होगा 2 और 4 के बीच में, 2 से 3 हाइट जाएगी 3 यानी ये। ओके, तो इस तरह से आपको ये रेक्टेंगल बनानी है। नेक्स्ट है 3 से 5, 3 से 5 मतलब ये है 3 और यहां आ गया 5। रेक्टेंगल की हाइट 3 ही है, यानी यहां तक ऐसे। ओके, 5 से 7 यहां 7 है, और रेक्टेंगल की हाइट जाएगी 6, 6 मतलब ऐसे, जो ऊपर 6 है यहां तक। यहां आप साथ साथ लिखते रहेंगे, ये वाली वैल्यू 3, ये भी 3, ये वाली वैल्यू 6। 7 से 10 हाइट जाएगी 3, यानी यहां से, ये है 7 और ये है 10 और ये हाइट 3। उसके बाद 10 to 15 2, 15 आएगा यहां पर, और सिर्फ 2 का मतलब आप बस ऐसे इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दें। और लास्ट है 15 से 17, 17 बस यहां आ जाएगा, और ये 2, बस फिनिश। इतना ही बनाना था। इसे हिस्टोग्राम कहते हैं, और जब आप इसे ग्राफ पेपर पर स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, और ये पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहले वाला भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सर्कल का वृत्त वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें भी जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो मैं आपको बता चुकी हूं पहले भी, एक बार फिर से बता देती हूं। देखिए एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, ये एंगल 100 डिग्री गिवन है, और पी क्यू आर ये 3 पॉइंट्स हैं इस वृत्त पर, ओ इसका केंद्र है। हमें एंगल ओ पी आर ढूंढना है, ओ पी आर मतलब ये। ओके ठीक है, अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं क्या, कि किसी आर्क ने सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाया उसका अगर डबल कर दिया जाए तो वो एंगल सेंटर पर बना होता है। पढ़ी थी ये बात मैंने, आपको स्पेशल बोला था अगर वर्ड केंद्र आ जाए, सेंटर आ जाए तो डबल कर देना। बताइए अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल
कितना होगा 200। अंडरस्टैंड। अब एक बात और बता दीजिए, एक पॉइंट के अलोंग कितने डिग्री होता है? जैसे मैंने ये पॉइंट बना दिया, यहां कितने डिग्री एंगल है? यहां है 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री में अगर आपको ये वाला पोर्शन 200 का पता है तो ये कितना रह गया, कैसे फाइंड करेंगे? 360 में से आप 200 को माइनस कर दीजिए, यानी 160 डिग्री। ओके, अब बताइए, अगर ये 200 है तो ये बन गया 160 डिग्री। एक वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, यानी OP और OR दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और हम एक बात और भी अच्छे से जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भुजा इस भुजा के समान है, तो इस साइड के सामने जो ये वाला एंगल है और इस साइड के सामने जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और एक बात आपको पता है क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर ये 160 है तो ये कितने बच गए? 10 के तो बच गए। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल को इक्वल होना है, और 160 में आप 20 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, लेकिन 20 दो जगह बांटना पड़ेगा, 10 10। लिखेंगे कैसे आप इस क्वेश्चन को? देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो गिवन होता है उसे आप सबसे पहले लिख दीजिए, एंगल PQR 100 गिवन, और रिफ्लेक्स होता है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कैसे होते हैं? ये वाला, इस साइड का रिफ्लेक्स एंगल 200 डिग्री हो गया, और एंगल POR का मतलब POR का मतलब ये अंदर वाला, ये छोटा सा एंगल। इसे कैलकुलेट करने के लिए 360 में से 200 को माइनस कर दीजिए, ये आपके पास एंगल आ गया 160 डिग्री। अब PO इज इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ सर्कल दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। 1 और 2 आप इन्हें नाम देंगे, ये 1 और ये 2, इधर वाला 1 इधर वाला 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ओके, इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये ट्रायंगल आप ले लीजिए, वो छोटी सी ट्रायंगल OPR, ये वाला एंगल 160 है, तो 1 और 2 10 डिग्री के हो जाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर आप इसे और डिटेल में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल OPR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब 1 और 2 कैसे हैं? इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो मैं दोनों के प्लेस पर एंगल 1 या एंगल 2 कुछ भी लिख सकती हूँ, और जैसे ही आप उन्हें डबल करेंगे तो ये बन जाएगा डबल एंगल 1, प्लस का 160 उस साइड जाकर माइनस का, और 180 में से जब आप 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, और 20 का हाफ 10, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 डिग्री। ओके, यही आपको एंगल 1 यानी एंगल OPR फाइंड करना था, जिसकी वैल्यू 10 डिग्री आ चुकी। ओके, और इसी के साथ पहला सैंपल पेपर फिनिश हो गया है, एक ही वीडियो में। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, और बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने मार्किंग लिखी थी वहाँ शायद थोड़ी सी गड़बड़ है, वहाँ मैं चेक कर लूँगी। बाकी आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे से तैयार करने हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे
तो सेकंड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली सबसे पहले हो जाएगी। अब की बार एक काम आपको और भी करना है, आपको एक दुआ करनी है मेरे लिए, ताकि ये फ्रैक्चर जल्दी से ठीक हो जाए और जब मैं सेकंड वीडियो बनाऊं तो वो बिल्कुल राइट हैंड वाली हो, लेफ्ट हैंड वाली नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।